जय महाकाली बच्चों, मेरा नाम सुरभि सिंह है और एक्स्ट्रा पीरियड की दुनिया में जैसे हर रोज़ मैं आपका स्वागत करती हूँ वैसे ही आज भी आपका बहुत सारा स्वागत है। बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर जो कि हमारा चैप्टर 7 है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। तो क्या आप तैयार हैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स पढ़ने के लिए? तो शुरू करते हैं बच्चों। ये हमारा पहला पार्ट है जो कि काफ़ी एक तरह से इंट्रोडक्शन पार्ट है और इस चैप्टर के डिटेल में आगे की वीडियोस में मैं जाऊंगी। अभी खाली इस चैप्टर में है क्या, एक तरह से इस चैप्टर का फॉर्मेट या इस चैप्टर की हेडिंग्स जानते हैं। तो शुरू कर रहे हैं बच्चों, कम ऑन। ओके, हाँ देखिए, हमने शुरू की है चैप्टर स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स की, जिसमें आप ये देखिए टोटल एनिमल टिश्यू में कितने तरह के टिश्यूज होते हैं। आपको तो पता ही है कि जो सेल होती है वो हमारी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होती है। और जब बहुत सारी सेल मिलती है तो क्या बनता है, टिश्यू बनता है और टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाते हैं। इतना तो आपको क्लियर ही है। और अब बात करते हैं कि एनिमल टिश्यू में कितने तरह के टिश्यू होते हैं। यहाँ हमने स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स की बात कर रहे हैं ना बच्चों, तो जब एनिमल्स की बात कर रहे हैं तो एनिमल के बारे में ना पढ़ेंगे। तो एनिमल्स में कितने तरह के टिश्यू होते हैं? सबसे पहला एपिथेलियल टिश्यू, फिर कनेक्टिव टिश्यू, फिर मस्कुलर टिश्यू और न्यूरल टिश्यू। तो यहाँ पे हम लोग केवल एपिथेलियल और कनेक्टिव टिश्यू को डिटेल में जानेंगे और बाकी जो मस्कुलर टिश्यू है वो हम लोग लोकोमोशन मूवमेंट जो हमारा ह्यूमन फिजियोलॉजी में चैप्टर है वहाँ डिटेल में पढ़ेंगे। और न्यूरल टिश्यू जो है वो नर्वस सिस्टम वाले चैप्टर में हम लोग लास्ट चैप्टर मतलब ह्यूमन फिजियोलॉजी वाले में भी ये दोनों चैप्टर ह्यूमन फिजियोलॉजी में हम लोग अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। पर अभी हम लोग केवल एपिथेलियल और कनेक्टिव टिश्यू पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, बिना किसी टेंशन के, विद अ स्माइल स्टार्ट करते हैं हमारा एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू दो तरह का होता है, सिंपल और कंपाउंड। तो सिंपल और कंपाउंड, सिंपल नाम सुनने से आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे सिंपल तरह से बात की गई है। सिंपल मतलब वो सिंगल लेयर ऑफ सेल से मिलके बनेगा। सिंपल मतलब उसके नाम से ही आपको क्लियर हो जा रहा होगा कि ये सिंपल है, मतलब भाई साहब के ज्यादा नखरे नहीं है। तो जब ये सिंपल है तो इसको सिंगल लेयर ऑफ सेल से ये मिलके बना हुआ है। और जब कंपाउंड की बात किया जाएगा तो 2 और मोर लेयर्स ऑफ सेल, मतलब 2 या उससे अधिक मिल करके वो कंपाउंड तभी ना हो पाएगा। जब बहुत सारी लेयर ऑफ सेल्स मिलेंगी तब वो कंपाउंड हो पाएगा। जब वो सिंपल है यानी सिंगल लेयर ऑफ सेल से मिलके बना है। अब हम लोग बात करेंगे बच्चों सेल जंक्शन की। जंक्शन क्या होता है? आप देखते हैं ना जंक्शन, जहाँ कई सारे जंक्शन होते हैं। जंक्शन नाम से तो अवेयर होंगे ना आप। तो सेल जंक्शन में अगर हम लोग बात किया जाए तो सेल जंक्शन 3 तरह का होता है। कितने तरह का? 3 तरह का। कौन कौन सा? एक टाइट, एक अडहेरिंग और एक गैप जंक्शन। टाइट, अडहरिंग एंड गैप जंक्शन। टाइट जंक्शन की बात अगर किया जाए बच्चों तो ये स्टॉप लीकिंग, लीक करने में स्टॉप करता है। मतलब कोई चीज़ अगर लीक कर रही है तो उसको हम लोग रोकेंगे ना, तो वहाँ पे टाइट जंक्शन की जरूरत होती है ना। सपोज ये बॉटल है, ठीक है, और ये बॉटल में से अगर पानी लीक करने लगेगा तो उसको हम लोग ऐसे यहाँ पे रोक देंगे। अगर तो रोक देंगे तो पानी नहीं लीक करेगा ना। तो पानी की लीकिंग को रोकने के लिए एक टाइट कोई चीज़, अभी वो धीरे धीरे लगा दीजिए, मतलब अगर उसको कोई ढीली चीज़ लगा देंगे तो फिर भी पानी बहता रहेगा। पर कोई चीज़ जो टाइट जंक्शन होगी वही तो पानी लीकिंग को रोक पाएगी ना। वैसे ही बच्चों टाइट जंक्शन जो होता है वो लीकिंग से रोकता है, लीकिंग करवाने में रोकता है। ओके, टाइट जंक्शन स्टॉप लीकिंग। क्लियर? टाइट जंक्शन स्टॉप लीकिंग। अब हम लोग बात करेंगे एडहरिंग जंक्शन की। अब एडहरिंग क्या है? एडहरिंग बच्चों ये है परफॉर्म सीमेंटिंग। सीमेंट आपने सुना होगा ना, जैसे आपके घर पे जब घर बनता होगा आप देखे होंगे। सीमेंट का यूज तो आप जानते ही हैं। ऐड भी आप देखते हैं ना, अंबुजा सीमेंट सस्ता नहीं सबसे अच्छा, तो इस टाइप का ऐड देखती होंगे। तो सीमेंट का क्या काम होता है? जैसे 2 ब्रिक्स हैं तो 2 ब्रिक्स के 2 ईंटों के बीच में सीमेंट लगाया जाता है ना, प्लास्टर वगैरह किया जाता है ताकि वो ऐसे रोकने का काम करता है। तो वो जो सीमेंट से ही वर्ड याद रखिएगा, सीमेंटिम, मतलब ये अंबुजा सीमेंट होता है ना, वैसे ए से अडहरिंग जो है वो परफॉर्म सीमेंटिंग, मतलब ये सीमेंटिंग में हेल्प करेगा। और बात अगर की जाए गैप जंक्शन की, गैप क्या होता है? सपोज ये मेरी एक फिंगर है, ये दूसरी फिंगर है, बीच में जो गैप है ना, तो एक तरह से गैप हुआ ना। गैप का मतलब तो आप अवेयर है ही गैप के बारे में। तो गैप जंक्शन में बच्चों क्या इसका क्या यूज है, क्या रोल है? गैप जंक्शन क्या करता है?
ट्रांसफर आयंस एंड सम बिग मॉलिक्यूल्स एंड स्मॉल मॉलिक्यूल्स। मतलब ये ट्रांसपोर्टेशन का एक तरह से ट्रांसफर का काम करता है। ये ट्रांसफर करता है कुछ आयंस को और कुछ बड़े मॉलिक्यूल्स को भी एंड कुछ छोटे मॉलिक्यूल्स को भी। मतलब एक तरह से इसका काम ट्रांसफर में आयंस के या मॉलिक्यूल्स के ट्रांसफर में इसका यूज है। तो आप समझ गए होंगे ना बच्चों। अब हम बढ़ते हैं सिंपल एपिथेलियम की तरफ। मतलब चैप्टर के अभी मैंने आपसे क्या कहा कि सिंपल एपिथेलियम दो तरह का होता है, एक सिंपल होता है, एक कंपाउंड होता है। जो सिंगल लेयर ऑफ सेल से मिलकर बना हुआ होता है वो सिंपल होता है, जो कंपाउंड लेयर से बनकर मतलब बहुत सारी लेयर से मिलकर बना होता है वो कंपाउंड होता है। तो सिंपल एपिथेलियम में चलिए शुरू करते हैं। सिंपल एपिथेलियम में तीन तरह के सेल हैं। स्क्वायमस, तीन पार्ट है, एक स्क्वायमस, एक कंपाउंड, एक कॉलमनार एपिथेलियम। तो स्क्वायमस में हमें क्या पढ़ना है, क्यूबाइडल में क्या पढ़ना है, कॉलमनार में क्या पढ़ना है। स्क्वायमस जो होती है वो हमारी फ्लैट सेल्स होती है विथ इरेगुलर बाउंड्रीज। मतलब रेगुलर बाउंड्रीज नहीं होती, इरेगुलर बाउंड्रीज होती है जो कि एक फ्लैट सेल्स होती है। ये एक फ्लैट सेल है ना, ये देखिए, तो ये हमारी स्क्वायमस एपिथेलियम हो गई। और ये फ्लैट सेल्स विथ इरेगुलर बाउंड्रीज, इसका मतलब फंक्शन क्या है, डिफ्यूजन। ये डिफ्यूजन में हेल्प करता है। मतलब जब डिफ्यूजन क्या होता है, हर कैसा आप पढ़ते होंगे ना, जैसे कि सपोज चलिए ये देखिए हमारे पास इंसेंस स्टिक है, ये इंसेंस स्टिक है। अगर इसको हम लोग जलाते हैं तो ये फैल जाता है ना पूरे हायर से लोअर कंसंट्रेशन वगैरह में। मैं डिफ्यूजन या ऑस्मोसिस सबका टर्म आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी आगे के चैप्टर्स में, बट अभी आप बस इतना याद रखिए कि यहाँ पे स्क्वायमस एपिथेलियम का रोल होता है डिफ्यूजन में। और दिमाग लगाइए कि डिफ्यूजन कहाँ हो सकता है। डिफ्यूजन हमारा ब्लड वेसल्स में या एयर सैक्स ऑफ लंग्स में पाया जाएगा। अब यहाँ पे कैसा काम क्या है डिफ्यूजन का, एक तरह से ऑक्सीजन का डिफ्यूजन होगा ना, ऑक्सीजन वगैरह का। तो ये कहाँ पे चेंज ऑफ गैसेस होती है, कहाँ पे ऑक्सीजन का लेवल कम हाई या एक्सचेंज ऑफ गैसेस का रोल कहाँ है, आपको ही पता है, ब्लड वेसल्स में होता है और दूसरा हमारे लंग्स में होता है, एयर सैक्स ऑफ लंग्स में। तो एक बार फिर से बोलिए, स्क्वायमस एपिथेलियम का फंक्शन क्या है, डिफ्यूजन है। और ये डिफ्यूजन कहाँ पाई जाएगी, एयर सैक्स ऑफ लंग्स में पाई जाएगी और साथ में ब्लड वेसल्स में। अब बात करेंगे बच्चों क्यूबाइडल। क्यूबाइडल को आपको पता है क्यूब लाइक सेल्स होती है, क्यूब लाइक सेल्स। अब क्यूब तो बनाना आप जानते ही हैं, ऐसे 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 जो भी है क्यूब बन गई ना, तो एक तरह से जान जाइए कि क्यूब लाइक सेल्स होती है और ये क्यूबाइडल सेल्स होती है। तो ये क्यूब लाइक सेल्स होती है, क्यूबाइडल नाम से ही आपको क्लियर हो गया होगा। और ये किस में हेल्प करेगी, सिक्रेशंस में और एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगी। अब बात करेंगे कि क्यूबाइडल सेल्स पाई कहाँ जाती है, तो ये डक्ट ऑफ ग्लैंड में पाई जाएगी, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन में पाई जाएगी। डक्ट ऑफ ग्लैंड एंड ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, डक्ट ऑफ ग्लैंड एंड ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। अब बात करेंगे बच्चों कॉलमनार सेल्स की। कॉलमनार आपको भी पता है, ये देखिए कॉलम लाइक सेल्स, कॉलम जैसी होगी ना, पर इसकी एक खासियत है आपको याद रखना है। आप देख रहे होंगे इन सब में न्यूक्लियस मैंने ऐसे ही बना दिया, यहाँ पे भी न्यूक्लियस ऐसे ही बना दिया, लेकिन यहाँ पे न्यूक्लियस आप देखिए मैं बेस में बना रही हूँ, नीचे बना रही हूँ, तो इसका मतलब इसका न्यूक्लियस बेस होगा। और एक और खासियत है, बताऊँ एक और खासियत की बात है जो आपको याद रखना है कि इसके पास सीलिया भी होते हैं, हेयर लाइक सेल्स भी होते हैं। और उनका काम क्या होता है तो देखते हैं। देखिए ये टॉल और सिलेंडर सेल्स होती हैं और इनकी खासियत क्या है, न्यूक्लियस एट द बेस। अब बात करेंगे इनका फंक्शन क्या है, तो इनका फंक्शन भी सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन का काम है। और ये कहाँ पाई जाएगी, स्टमक में और इंटेस्टाइन में। ओके ये देखिए फिगर है, ये स्क्वायमस का है, ये क्यूबाइडल का है और ये क्यूबाइडल का है और ये हमारा कॉलमनार सेल्स हैं। अब बात करेंगे बच्चों क्यूबाइडल और कॉलमनार सेल्स जो हैं, जब उन पे सीलिया आ जाता है, एक तरह से उनका मॉडिफाइड फॉर्म है ना, क्यूबाइडल या कॉलमनार सेल्स पे जब सीलिया आ जाएगा तो क्या होगा, वहाँ पे सीलिएटेड एपिथेलियम हो जाएगा। और सीलिएटेड एपिथेलियम का काम क्या है, सीलिया के हेल्प से वो पार्टिकल्स को या म्यूकस को मूव करने में हेल्प करेगा ना। ऐसे सीलिया है, ये कोई पार्टिकल तरह से सीलिया की हेल्प से मूव करवाएगा ना, तो सीलिया का क्या काम होता है, मूवमेंट में, मूव पार्टिकल्स एंड म्यूकस, मूव पार्टिकल्स एंड म्यूकस। सीलिएटेड एपिथेलियम का वर्क है मूव पार्टिकल्स एंड म्यूकस। और ये कहाँ पाया जाएगा, थोड़ा दिमाग लगाइए, सोचो सोचो क्या हो सकता है, जरा दिमाग लगाइए कि ब्रोंक्यूल्स में और फॉलोपियन ट्यूब में इसका काम। फॉलोपियन ट्यूब में वो एग कलेक्ट करते हैं ना, फॉलोपियन ट्यूब का वहाँ पे जहाँ काम होता है, और ब्रोंक्यूल्स होती है ना, तो ब्रोंक्यूल्स और फॉलोपियन ट्यूब कॉमन सेंस लगा के याद रखिएगा कि सीलिएटेड एपिथेलियम कहाँ मिल सकता है, ब्रोंक्यूल्स एंड फॉलोपियन ट्यूब। अब बात करते हैं बच्चों क्यूबाइडल या कॉलमनार की जब स्पेशलाइज हो जाती है। सपोज क्यूबाइडल मतलब स्क्वायमस को आप भूल जाइए, स्क्वायमस को उतना ही रोल था जितना पढ़ाया था। अब बात ज़्यादातर यहाँ पे क्यूबाइडल और कॉलमनार की हो रही है। तो इसका मॉडिफाइड रूप था, जब उसमें सीलिया आ जा रहा था तो सीलिएटेड एपिथेलियम बन गया था, जो कि ब्रोंक्यूल्स और
फैलोपियन ट्यूब में था। अब बात कर रहे हैं बच्चों हम लोग अगर यही सिक्रेशन में अपना रोल निभाए तो थोड़ा और एडवांस हो जाए और सिक्रेशन करने लगे तो कौन, क्यूबाइडल और कॉलमनार। तो ये मिलके क्या बना देगी बच्चों, याद रखिएगा ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ग्लैंडुलर एपिथेलियम। और ग्लैंडुलर एपिथेलियम कितने तरह का होगा, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर सेल कौन सी होगी, जो सिंगल सेल से बनी हुई होगी, आइसोलेटेड सेल। यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल, आइसोलेटेड सेल्स। और ये कहाँ पाई जाएगी, गोबलेट सेल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, गोबलेट सेल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, गोबलेट सेल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। मल्टी सेलुलर की बात किया जाएगा तो ये क्लस्टर ऑफ सेल्स, मतलब मल्टी मतलब मेनी, मेनी मतलब क्लस्टर, बहुत सारे गुच्छे एक तरह से क्लस्टर ऑफ सेल से मिलकर बनेगी। और वो कहाँ रहेगी, सैलिवरी ग्लैंड में, सैलिवरी ग्लैंड में। तो आपको क्लियर हो गया बच्चों। अब बात किया जाएगा कनेक्टिव टिश्यू की। अभी तक मैंने आपको सिंपल टिश्यू के बारे में, सिंपल एपिथेलियम के बारे में बता दिया। अब हम यहाँ पे बढ़ रहे हैं कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। कई पढ़ाई थी ना, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर न्यूरल, मस्कुलर न्यूरल तो बाद में पढ़ाएंगे। सिंपल हमारा खत्म हुआ है एपिथेलियल टिश्यू। अब हम लोग कनेक्टिव की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसका सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। आगे मैं नेक्स्ट क्लास का यहीं से शुरू करूंगी। तो कनेक्टिव टिश्यू बच्चों ये मोस्ट अबंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब बहुत ज़्यादा ये पाई जाती है और हर जगह फैली हुई है। मोस्ट अबंडेंट सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली है और हर जगह वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब कई जगह फैली हुई है। और इसका फंक्शन क्या है, लिंकिंग एंड सपोर्टिंग अदर टिश्यू ऑर्गन। ये लिंकिंग में हेल्प करता है, ये लिंकिंग में हेल्प करता है और साथ में सपोर्ट करता है अदर टिश्यू को और ऑर्गन को। अब बात करेंगे बच्चों कि सारे कनेक्टिव टिश्यू में, मतलब इन ऑल कनेक्टिव टिश्यू एक्सेप्ट ब्लड, ब्लड को छोड़ के, एक्सेप्ट ब्लड, ब्लड को छोड़ के द सेल सीक्रेट फाइबर्स ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन। ये क्या सीक्रेट करेगा, फाइबर्स ऑफ किसका, स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स कॉल्ड कोलेजन या इलास्टिन। इसको मतलब कोलेजन या इलास्टिन कहेंगे। ब्लड को छोड़ के जितने भी कनेक्टिव टिश्यू है वो सीक्रेट करेगा फाइबर्स ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन। क्या सीक्रेट करेगा, स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स का फाइबर सीक्रेट करेगा। और उसका नाम क्या है, उसका नाम है कोलेजन या फिर इलास्टिन। अब बात करेंगे सेल ऑल्सो सीक्रेट मॉडिफाइड पॉलीसेक्राइड। कुछ मॉडिफाइड पॉलीसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड क्या होती है, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, कई सारे सेक्राइड्स मिलकर के पॉलीसेक्राइड्स कहलाते हैं ना। तो ये ऑल्सो सीक्रेट करेगा मॉडिफाइड पॉलीसेक्राइड, जो कि एक्यूमुलेट करेगी बिटवीन सेल्स, सेल्स के बीच में रहेगी वो, एंड फाइबर्स एंड एक्ट एज मैट्रिक्स या ग्राउंड सब्सटेंस का काम करेगी। कैसा एक्ट करेगी, मैट्रिक्स या ग्राउंड सब्सटेंस का रोल निभाएगी। तो बच्चों इसके आगे से हम नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे शुरू करेंगे। और आज यहीं तक आपको पढ़ाना था मुझे। फिलहाल कनेक्टिव टिश्यू का थोड़ा सा पार्ट भी जान जाइए कि कनेक्टिव टिश्यू 3 तरह का होता है, लूज, डेंस और स्पेशलाइज। लूज जो होता है उसके अंदर में हमारा एरियोलर और एडिपोज टिश्यू आएगा, डेंस में डेंस रेगुलर और डेंस इरेगुलर आएगा, और स्पेशलाइज में ब्लड, बोन और कार्टिलेज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो कि हमारी नेक्स्ट क्लास में हम यहीं से शुरू करेंगे कि कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। तो बच्चों आज हमारी जानकारी यहाँ से मेरी आपको क्लास खत्म हुई है बच्चों। आगे से हम नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे से कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ाएंगे, बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे और बहुत मजा आएगा, बहुत शानदार पढ़ाएंगे। हम और आप मिलकर बहुत मजा करेंगे। तो बच्चों अब हम यहीं पे अपना वीडियो खत्म कर रहे हैं और आपसे इजाजत चाहते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय महाकाली एंड ऑल द बेस्ट।